नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज में हम पांचवा प्रैक्टिस सेट करेंगे। और आप लोगों का एसएससी का सीजल का रिजल्ट भी आ गया है, तो उसमें जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको पहले तो बधाई। और उसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ जीएसओ के लिए जुड़े हैं, चाहे वो पेड या अनपेड कोर्सेस में जो भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये रहेगी कि संडे संडे हम आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी जीएसओ के हुए हैं एसएससी सीजल के, कोशिश ये करेंगे कि हम आपके एग्ज़ाम से पहले लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कराएं। और इसमें प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में जितने भी आपके टॉपिक हैं उनसे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट, और उसके साथ जब लास्ट में डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। मतलब एस्टिमेटेड है कि 20 से 20 के आसपास प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपका, और 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए सफिशियंट इतना अमाउंट होगा, या इतना जो आपका सिलेबस रहेगा वो सफिशियंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिसमें जाके आप लोग बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं ये हमारा कोरिलेशन से रिलेटेड चैप्टर रहेगा, क्योंकि हम इसके पहले जो भी प्रैक्टिस सेट किए हैं, सबसे पहला तो नॉर्मल जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा था उस पर था, पहली यूनिट जो आपकी थी। दूसरा प्रैक्टिस सेट हमारा जो भी मतलब जो आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ उसमें आपके जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा या जो यूनिट फर्स्ट थी जिसमें बेसिक स्टेटिस्टिक्स आती है उसके कुछ क्वेश्चंस थे। फिर तीसरे प्रैक्टिस सेट में हमने कम्प्लीटली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे किया, फिर उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे हमने एक प्रैक्टिस सेट किया। अब आज का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें कोरिलेशन और एट्रीब्यूट्स थियरी की हम लोग बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं जो थोड़ा सा हमको अच्छे लगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के, कुछ एक आध जो है सेंट्रल टेंडेंसी के। और अब इसके बाद जो अगला प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे वो प्रोबेबिलिटी थियरी पे होगा, और उसमें कुछ क्वेश्चन का कोशिश और करेंगे कि अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जैसे हमें लगता है कि छूट गया है तो यहाँ का भी क्वेश्चन हम वहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी थियरी में। फिर प्रोबेबिलिटी थियरी और एक्सपेक्टेशन वगैरह पे फिर अगला प्रैक्टिस सेट उसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि द स्कैटर डायग्राम इज यूज्ड। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि स्कैटर डायग्राम के बारे में है। स्कैटर डायग्राम आपको बताया गया था कि कुछ इस तरीके से एक्स वाई प्लेन में ये डॉटेड पॉइंट के रूप में आपको दिखाया जाता है, और आपको ये बताया गया था कि ये जो हमारा फिगर होता है एक्स वाई प्लेन में, जो इसे हम डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं उसको हम स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये हमारे पास ये इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास जो डेटा है, ये जो डेटा है अगर इसका हमारे पास इस तरीके से कुछ विन्यास हो, मतलब डेटा हमारा डॉटेड पॉइंट के रूप में कुछ इस तरीके से बढ़ता जा रहा हो, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर हमारा r ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो रही है। और अगर हमारे डेटा का जो विन्यास है, जो स्कैटरिंग है, वो कुछ इस तरीके से हो, मतलब ये डॉटेड पॉइंट है, तो इसमें r लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट इससे स्कैटर डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे याद रखिएगा। पॉजिटिव इसका 0 का मान r ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव एसोसिएशन है दोनों के बीच में एक वेरिएबल के बढ़ने पर। मतलब यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x है, इधर हमारा वेरिएबल y है, अगर x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में। और यहाँ पर क्या है कि एक जैसे जैसे बढ़ रहा है दूसरा वाला घट रहा है, इसलिए ग्राफ यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव एसोसिएशन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप इन स्कैटर डायग्राम इज शोन बाई। तो अब यहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहा है कि पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप। पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप आपके बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, इधर देखिए, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन कौन सा बताया गया था, दिस इज आवर पॉजिटिव एसोसिएशन।
और इस पॉजिटिव एसोसिएशन के केस में हमारे पास देखेंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा यहाँ पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, वो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शंस क्या बताएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स स्कैटर्ड रैंडमली, ये गलत होगा। पॉइंट्स फॉर्मिंग एन अपवर्ड स्लोपिंग पैटर्न, तो ये हमारे पास जब हमारे पास पॉजिटिव लीनियर एसोसिएशन की बात हो तो हमारे पास ये पॉइंट्स जो हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा हमारे पास है कि इन अ स्कैटर डायग्राम परफेक्ट कोरिलेशन इज इंडिकेटेड बाई, जब परफेक्ट कोरिलेशन की बात होती है, ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन है, परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन है, ये तो बात की बात है। लेकिन जब हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो इसमें इस केस में आर का मान +1 या -1 होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आर का मान +-1 लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इन अ स्कैटर डायग्राम परफेक्ट कोरिलेशन इज इंडिकेटेड बाई, इंडिकेटेड बाई का मतलब क्या हो गया। अब देखिए, पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, फिर पॉइंट स्कैटर्ड वाइडली, फिर उसके बाद सर्कुलर पैटर्न और नो कोरिलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से देखिएगा स्कैटर डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम से ही समझिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है तो इसमें क्या है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यही हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन के रूप में आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का मान 1 होगा। आर का मान 1 क्या है, इसको +1 लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये पूरी तरह इस तरीके से हो जाए एक स्ट्रेट लाइन के रूप में तो यहाँ पर आर का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो हमारा जो डेटा होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में बढ़ता है, और जब हमारा परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हो, आर का मान -1 हो, तो उस केस में नीचे टूवर्ड्स डाउन साइड डायरेक्शन जो हमारा डेटा का पैटर्न होता है या जो ग्राफ होता है वो डाउन साइड जो है हमारे पास ग्राफ आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन क्या है कि इन ए स्कैटर डायग्राम परफेक्ट कोरिलेशन इंडिकेट्स पॉइंट लाइंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यही सही होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट स्कैटर्ड वाइडली ये गलत होगा, सर्कुलर पैटर्न ये होता ही नहीं है, और नो कोरिलेशन ये गलत होगा, ठीक है। तो परफेक्ट कोरिलेशन के केस में हमारे पास ये हमारा पहला पॉइंट या पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेंज ऑफ पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको बताया गया था कि जो हमारे पास नॉर्मल कोरिलेशन होता है, कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये ऐसे डिफाइंड होता है। और इसकी लिमिट आपको बताई गई थी वहाँ पे निकाल कर कि -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फिर ये पहला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक, पहला आंसर। अब इसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है कि द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0 इंडिकेट्स, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0 इंडिकेट्स। तो यहाँ पे मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो, थोड़ा सा लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। अगर हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 हो जाए, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आर एक्स वाई का मान हमारे पास 0 हो जाए तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रांग लीनियर रिलेशनशिप, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि जब हमारे पास परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता है तभी स्ट्रांग रिलेशनशिप होती है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन की हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन की हो। फिर नो रिलेशनशिप, तो यही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नो लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। परफेक्ट निगेटिव परफेक्ट पॉजिटिव की बात यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ इतना याद रखिएगा कि आर एक्स वाई का मान जब 0 होता है तो नो कोरिलेशन होता है, ठीक है। और आर एक्स वाई का मान अगर ये +1 हो
तो यहाँ पे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। फिर उसके बाद आर एक्स वाई का मान -1 हो जाए तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। इस केस में दोनों वेरिएबल्स, एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, इसमें एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरा वेरिएबल घटता है, और नो कोरिलेशन के केस में स्कैटरिंग पूरी तरह अस्त व्यस्त चलती है, चाहे दूसरा वेरिएबल या पहला वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप नहीं रह जाती है, एक बढ़े तो दूसरा घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे कि एक दूसरे को एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, तो वहां पर कहा जाता है कि कोरिलेशन 0 है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आर का मान, आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट -0.9 है। तो द रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, वीक नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या नो रिलेशनशिप। तो आपको बताया गया था क्या कि आर एक्स वाई का मान अगर -1 से 1 के बीच में है, तो सॉरी -1 से 1 के बीच में होता है, और अगर यहाँ पे आर एक्स वाई का मान +1 है, तो ये क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, और आर एक्स वाई का मान अगर -1 है तो परफेक्ट यहाँ पे निगेटिव कोरिलेशन होता है। परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक लाइन ऐसे खींचें, यहाँ पर ये 0 है, ये हमारा -1 है, और ये हमारा +1 है, तो जब इस 0 मतलब नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, और यहाँ पे क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव, और इधर क्या है, परफेक्ट निगेटिव। तो अब हमारे पास जब हम धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है बढ़ती जाएगी। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि जैसे सीताराम की जोड़ी, भगवान राम और माता सीता की जोड़ी, उस केस में उनका कहा जाता है कि उनका जो रिलेशनशिप था आइडियल था। तो उस केस में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। इधर यहाँ पे नो रिलेशनशिप, नो रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा कि आपको अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इधर की ओर जाएंगे तो जस्ट अपोजिट विचारधारा, जैसे रावण और मंदोदरी की जोड़ी, कि एक पॉजिटिव बातें करता है, भगवान में आस्था रखने की बातें करती है उसकी बीबी कि भगवान राम की शरण में चले जाओ और आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जो भी विचारधारा, और वो उसका जस्ट अपोजिट काम करता है। तो वहाँ पर परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन देखा जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि आर का मान अगर -0.9 हो, मतलब यहाँ पर अगर हम कहीं हो, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा -0.9 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि हम परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन के आसपास हैं। ठीक है, तो परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन के आसपास हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव वाले तो अपने से कट जाएंगे। ठीक है, वीक निगेटिव होगा या स्ट्रांग निगेटिव होगा, तो यहाँ पर देखेंगे हम -1 के ज़्यादा पास हैं, इसलिए स्ट्रांग निगेटिव को रिलेशनशिप होगा दोनों के बीच में। ठीक है, जो भी यहाँ वेरिएबल होगा उनके बीच में स्ट्रांग निगेटिव कोरिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। ठीक, और अगर यहाँ जस्ट यहीं पे 0 के आसपास होते, 0 के आसपास होते, तब ये कहते वीक निगेटिव है। वीक निगेटिव का मतलब हो गया कि जो रिलेशनशिप है निगेटिव तो है, लेकिन वो कमज़ोर है, वीक है। और जैसे जैसे हम यहाँ पे -1 मतलब अपर लिमिट की ओर बढ़ते जाएंगे, जो परफेक्शन वाली स्थिति है उसके जैसे पास रहेंगे, तो ये स्ट्रांगविटी जो है बढ़ती जाएगी, स्ट्रांगनेस उसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट मेजर्स, क्या मेजर करता है ये? तो अब ये बताइए कि हम आपको पहले ही कोरिलेशन की डिफिनीशन में ही बताए हैं, वहाँ पर कोरिलेशन की डिफिनीशन में जाएंगे तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखे होंगे कि y बराबर a प्लस बी एक्स। तो वहाँ पर बताया गया होगा कि द मेजर ऑफ रिलेशनशिप के पहले एक शब्द जोड़ा गया होगा कि द मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज कोरिलेशन। मतलब क्या कि जो हमारे पास कोरिलेशन होता है, मेजर ऑफ रिलेशनशिप होता है, कैसे रिलेशनशिप,
लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर एसोसिएशन को ये बताता है। नॉन लीनियर के लिए पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट नहीं होता, उसके लिए इंट्रा क्लास कोरिलेशन होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। नॉन लीनियर के बीच में जैसे मान लीजिए यहाँ पर y बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाए प्लस सी एक्स क्यूब हो जाए, ठीक है। तो इनके बीच में अब x और y के बीच में कोरिलेशन बताना हो तो इसके लिए हम लोग इंट्रा क्लास कोरिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी बातें यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं बताई गई हैं, क्योंकि ये बीएससी का सिलेबस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है ये हमारे पास नॉर्मल रिलेशनशिप मतलब लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बताता है, और यही चीज़ यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगला क्या है, इफ x इंक्रीजेस एंड y डिक्रीजेस तो द कोरिलेशन इज, कोरिलेशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है निगेटिव, आपको जस्ट अभी बताया गया कि इस तरीके से कोई हमारा स्कैटर डायग्राम कुछ आ जाए, ये हमारे डेटा का पैटर्न हो गया, x के बढ़ने पे y का मान यहाँ पे घटता जा रहा है, ठीक है। x जैसे जैसे बढ़े y का मान हमारा घटता जाए तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये निगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले हैं जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे x का मान धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगला है द रिग्रेशन लाइन मैक्सिमाइजेस, द रिग्रेशन लाइन किस चीज़ को मैक्सिमाइज करती है, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन होती है इसको हमने आपको बताया था यहाँ पे कि रिग्रेशन लाइन के लिए हम एक इक्वेशन यहाँ पे लिखे थे कि b या समथिंग y बराबर b यहाँ पे समथिंग और उसके बाद x1.23 इस तरीके से, जो क्योंकि 3 वेरिएबल्स की चीज़ें आपके सिलेबस में है नहीं इसलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कम बताया गया वहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से ये चीज़ें लिखी जाती हैं कि इनको अगर लिखना हो हमें परफेक्ट तरीके से तो इनको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इनको लिखने का जो तरीका होता है ये होता है हमारा, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड हमारा है, x1 बराबर p12.3 x2 प्लस p13.2 x3 सॉरी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स या फिर हमारे पास रिग्रेशन लाइंस लिखी जाती हैं। और जब हमारे पास रिग्रेशन लाइंस लिखी जाती हैं तो इनको जब हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइंस में यहाँ पे पूछ रहा है कि रिग्रेशन लाइंस किस चीज़ को मिनिमाइज करती हैं, तो हम इनके यस स्क्वायर लिखते हैं, एरर सम ऑफ स्क्वायर इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर, यस स्क्वायर बराबर क्या होता है i बराबर 1 to n जो भी रहे, और इसमें क्या करते हैं x1 में से पूरा टर्म घटा देते हैं, x3 का होल स्क्वायर करते हैं। मतलब क्या कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है या जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है y, उसमें से टोटल टर्म घटा देते हैं, जो टर्म हमारे पास आता है उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं और इसी को हम लोग मिनिमाइज करते हैं यहाँ पे। तो ये जब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ेंगे आप लोग, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में बताया जाता है कि एरर सम ऑफ स्क्वायर या इसी को रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बराबर 0 करते हैं, x का मान निकालते हैं, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन हमारे पास इसको मिनिमम दिखाना होता है तो उस केस में हम उसको ग्रेटर देन 0 दिखाते हैं, मतलब मिनिमा को अटेन कर रहा है। तो ग्रेटर देन 0 केस में वो मिनिमा को अटेन करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है कि हम क्या यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को हम यहाँ पे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि इन द इक्वेशन दिस y बराबर a प्लस बी एक्स बी रिप्रेजेंट,
बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x इज यूज टू प्रिडिक्ट, इसमें प्रिडिक्शन क्या है, y ऑन x का मतलब क्या हो गया कि y माइनस वाई बार बराबर बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ऐसा लिखा जाता है रिग्रेशन लाइन। ठीक है तो अब इसमें क्या है कि यहाँ पर यूज टू प्रिडिक्ट क्या है, तो इसमें y बेस्ड अपॉन x, यहाँ पे हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x के किसी विशेष मान के लिए y का हम कोई विशेष मान फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। जैसे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट r का मान लिखते हैं, तो ये आर स्क्वायर जो भी आपका होगा इसको कहते हैं कोरिलेशन, इसको लिखते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ें पूछ लेता है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसमें आर स्क्वायर और समथिंग कुछ और लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, टिक मारना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब अगला है इसमें स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सुटेबल फॉर, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, बात ही कर दिया किसकी, रैंकिंग की। तो आपको यहाँ पे बताया गया था 1 माइनस 6 समेसन डी आई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास रैंक कोरिलेशन था, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के बीच में रैंक कोरिलेशन। स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन हम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन में आपको बताया गया था कि जब हमारे पास किसी दो वेरिएबल के बीच में, किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में अगर मैथमेटिकल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में हम यहाँ पे रैंक कोरिलेशन का यूज करते हैं। जैसे जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, सबसे सुंदर कौन, सबसे मतलब गोरा कौन, सबसे मतलब आईक्यू में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि सबसे अधिक आईक्यू किसका है, या कुछ इस तरीके से जो इसका मैथमेटिकल मेजरमेंट पॉसिबल ना हो। मैथमेटिकल मेजरमेंट पॉसिबल बहुत सारी चीज़ों का नहीं होता है, जैसे हमारी लेंथ है तो हम ये मैथमेटिकली इसको मेजर कर सकते हैं कि 170 सेंटीमीटर है, 175 है, 180 है, 190 है, कितना सेंटीमीटर हो आपको बताया जा सकता है आसानी से मेजर करके। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे पास हम 3 सेंटीमीटर गोरे हैं या 4 सेंटीमीटर स्किन हमारी ये है, कुछ इस तरीके का, तो उसका वहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो पाता है। तो जिन चीज़ों का हमारे पास मेजरमेंट मैथमेटिकली पॉसिबल ना हो, उस केस में हमारे पास जब हम कोरिलेशन की चर्चा करते हैं, कोरिलेशन निकालने का प्रयास करते हैं, तो वो हमारा रैंक कोरिलेशन होता है। ठीक है, और उसका फार्मूला यहाँ पे ये बताया गया। और ये अब हमारे पास बताइए इसमें कि ऑर्डिनल या नॉमिनल डेटा की बात करते हैं, तो अब जस्ट आपको बता ही दिया गया कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन यूज होगा, ऑर्डिनल, जिनकी हम ऑर्डरिंग तो कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एक क्लास है कोई, उसमें 100 बच्चे 200 बच्चे हैं, और उनमें हमें सुंदरता के अनुसार बच्चों का एक सीक्वेंस लगाना है, तो उसमें उस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, बच्चों को एक सीक्वेंस में हम यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं सुंदरता के आधार पे, लेकिन उनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि ऑर्डरिंग तो हम कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ऑर्डिनल डेटा का यूज होगा यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अच्छा, यही फार्मूला पूछ लिया गया कि फार्मूला फॉर स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इज दिस 1 माइनस 6 समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा ये। और एक क्वेश्चन अभी आपके पूछा था, अभी वो आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा 2023 वाले में, कि अगर हमारे पास यहाँ पे इसका मान जो हमारे पास रैंक कोरिलेशन है, अनटाइड रैंक के केस में समेसन डी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो समेसन डी स्क्वायर का मान अगर आसानी से निकालना हो, अनटाइड रैंक के केस में आर का मान -1 होगा या रो का मान -1 होगा, क्योंकि स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी लिमिट जो होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है।
तो परफेक्ट टाइड रैंक के केस में ये +1 होगा, अनटाइड रैंक के केस में -1 होगा, और यही चीज़ यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे 1 - 6 समेसन i d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 बराबर -1 करेंगे। तो इसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन i डी स्क्वायर बराबर 1/3 n स्क्वायर -1। ये आपका एक क्वेश्चन था उसमें 2023 वाले पेपर में, आज हम अभी सॉल्व कराना है तो उसको हम देख रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे कि इन केस ऑफ अनटाइड रैंक समेसन डी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है क्वेश्चन आपको कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अब उसके बाद जो नॉर्मल इसका फार्मूले का प्रूफ होता है, अगर उससे निकालेंगे तो कोई भी जो है आपके पास आंसर नहीं आएगा। जो उसमें आंसर दिया गया था उसमें कोई भी आंसर नहीं आएगा, या फिर मुश्किल हो जाएगा आपको निकालने में, एक लंबा चौड़ा जो है एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये चीज़ें पूछी गई थी, तो ये चीज़ें यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा। अभी जस्ट जब उसका पेपर हम करवाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्पीयर्समैन रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट की रेंज क्या होती है, तो ये -1 से 1 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन, इफ ऑल रैंक्स आर टाइड, यहाँ पे देखिए टाइड की बात किया है इन स्पीयर्समैन रैंक और रिलेशन, तो आर एस का मान क्या हो जाएगा, यह +1 हो जाएगा। अनटाइड के केस में, अनटाइड के केस में इसका मान -1 होता है। एक सेकेंड, अनटाइड का जब केस हो तो रो का मान -1 होता है, और टाइड के केस में रो का मान +1 हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसको हम हल करेंगे। ठीक, अब इसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन यूज टू मेजर, तो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मतलब थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल डेटा, ध्यान में रखिएगा, दो वेरिएबल्स के बीच में थियरी ऑफ अब एसोसिएशन का मतलब एट्रीब्यूट्स थियरी शुरू हो गई। अब जब भी एसोसिएशन की बात कर रहा, कोरिलेशन और एसोसिएशन जस्ट मतलब एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन कोरिलेशन में क्या है कि हमारे पास मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वेरिएबल होते हैं। अगर यही चीज़ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लिख दिया होता तो रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल होता आंसर। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की बात कर दिया, मतलब एसोसिएशन का मतलब ही बोल दिया कि हमारे पास जो डेटा है उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कि वो ऑर्डिनल डेटा है, और ऑर्डिनल डेटा के केस में हम लोग रैंक और रिलेशन का यूज करते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे भी हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये नहीं कह सकते आप लोग, नॉर्मली बोलने के लिए तो बोल देते हैं आप लोग कि 1 खंभा पिया है, 2 खंभा पिया है, 3 खंभा पिया है, जो भी खंभा हो आपका, लेकिन वो चीज़ हम नहीं बोल सकते कि वो कितना बड़ा ड्रिंकर है या कितना, मतलब उसका कुछ कोई मेजरमेंट नहीं होता है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन उसका पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट्स, ब्यूटीफुल, हैंडसम, डीफ, डम्ब, इस तरीके से जो भी क्वालिटीज़ होती हैं जिनका मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं होता, उनको हम थियरी ऑफ एसोसिएशन में पढ़ते हैं या रैंक कोरिलेशन में पढ़ते हैं। उन्हीं की चीज़ें यहाँ पर, उन्हीं को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मैथमेटिकली मेजर नहीं कर सकते। इसलिए रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल डेटा के केस में हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की रेंज क्या होती है, ये भी -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, यूल्स कोफिशिएंट क्या होता है, तो इसको जस्ट हम यहाँ पे आगे भी इसकी चर्चा पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यूल्स कोरिलेशन, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो होता है, इसको अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। क्यों हम इसको लिखते हैं ए बी, अगर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स थियरी वाली क्लास में जाइएगा, देखिएगा इसको वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया गया है। ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा और अल्फा बी अपान, यही चीज़ प्लस में ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा और अल्फा बी। ठीक है, तो ये हमारा यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमारा डिफाइंड होता है। और जब दोनों हमारे पास ए और बी, इनके बीच में परफेक्ट एसोसिएशन होता है, तो हमारा क्यू का मान
+1 हो जाता है, और जब ए और बी के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप ना रहे या निगेटिव हो जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाए, तो इस केस में हमारा -1 होता है इसका मान। और जब कोई एसोसिएशन ना हो तो इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो लिमिट्स इसकी क्या होंगी, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की, ये -1 से 1 होती है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट तो कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज। तो आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि जब हमारे पास दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे पास अगर कंप्लीटली एसोसिएटेड हैं तो उस केस में हमारे पास इनका मान क्या हो जाएगा, प्लस या -1 होगा। और जब इनके बीच में कोई भी एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट होंगे मतलब, तो इनके बीच में एसोसिएशन हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि या तो थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की क्लास एक बार जाके देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। हालांकि आपके यहाँ पे देखेंगे तो जो थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है वो ज़्यादातर केसेस में कहीं पढ़ाया नहीं गया है, कहीं भी पूरे यूट्यूब में देखेंगे तो कहीं नहीं पढ़ाया गया है फॉर एसएससी। तो इसलिए वहाँ पे जाके इसको देखिएगा। अभी तक ना के बराबर जब हम लोगों का पेपर होता था जेएसओ का, हम लोगों के समय में, तो समय थियरी ऑफ एट्रीब्यूट से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी होता था इसकी योग्यता के लिए। और अब जब से 10+2 का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दिया है कि 60% आपका 10+2 में होना चाहिए, तब से ये एसोसिएशन वाला जो एट्रीब्यूट्स वाली थियरी है, चूँकि इंटर के लेवल पे लोग पढ़ते कम हैं इसको, कुछ जगहों के सिलेबस में थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए यहाँ पे ना के बराबर पूछता है। लिखा जरूर है सिलेबस में, ना के बराबर ही क्वेश्चन अब तक पूछा गया है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले। एग्जाम की तैयारी, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले की जाती है, युद्ध शुरू होने के बाद कोई तैयारी नहीं होती, फिर युद्ध लड़ा जाता है केवल। ठीक है, तो इसलिए जो है आपको इसको 1-2 बार थियरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का जो सिलेबस है या जो हमने क्लास ली है यूट्यूब पे फ्री है, और यूट्यूब पे उसको जाके कम्प्लीटली अच्छे से देखिए 1-2 बार, और फिर उसके बाद वहाँ पे डिसाइड करिए कि कैसे हम इसको क्वेश्चन को हल करना होता है। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इंक्लूड्स, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात हो रही है। तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के केस में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की बात हो रही है, जैसे मल्टीपल कोरिलेशन की बात होती है वैसे मल्टीपल रिग्रेशन की भी बात होती है। तो उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कैसे, जैसे भी हमने लिखा था, x बराबर क्या था यहाँ पे, b12.3 x2 प्लस समथिंग यहाँ x3, फिर आगे इसी तरीके से x4 x5, इस तरीके से चलता जाता है इक्वेशन। और जो इधर की ओर लिखे होते हैं ये सभी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, और इधर जो लिखे होते हैं y के साइड में ये डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल केवल एक है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है कि मल्टीपल रिग्रेशन के केस में हमारे पास वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन द रिग्रेशन इक्वेशन दिस बी, अच्छा नहीं ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, B1 रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इन द इक्वेशन, ये जो पूछा गया था जहाँ पे वो हमको याद है कि ये B1 रिप्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है कि स्लोप ऑफ x1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इन रिग्रेशन इक्वेशन दिस B1 रिप्रेजेंट्स दिस, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ही बनाया है और मैंने ही टाइप किया था तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग के कारण, बस सेटिंग किसी और ने की है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सेटिंग के दौरान जो है ये मिस हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द टर्म एडजस्टेड आर स्क्वायर अकाउंट्स फॉर ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग के लिए जो है यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर का हम लोग यूज करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस तरीके से हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर जो हमारे पास हंगर इंडेक्स इस तरीके से देखते हैं, तो उसी में जैसे एक एडजस्टेड
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है। एडजस्टेड का मतलब क्या है कि जो हमने एस्टिमेट किया था उसमें जो एरर टर्म है उसको माइनस किया, तो जो हमारे पास एक्चुअल डेटा है उसके आसपास के हमारे पास कुछ डेटा प्राप्त हो जाता है हमको, तो उसी को कहा जाता है एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसी तरीके से यहाँ पे एक टर्म है एडजस्टेड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जस्ट आर कोरिलेशन है और उसके बाद जस्ट भी आर को बताया गया कि कोफिशिएंट ऑफ क्या है, डिटर्मिनेशन है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में जब एडजस्ट कर दिया जाता है तो ये ओवर फिटिंग को दिखाता है कि जो हमारे पास ड्रॉबैक्स थे, जो एरर टर्म था उसको हमने हटा दिया है उसमें से। ठीक है, तो पार्शियल कोरिलेशन मेजर्स, तो पार्शियल कोरिलेशन क्या मेजर करता है, R12.3 हम बताए थे आपको, इसका अच्छा सा एग्जांपल भी बताए थे आपको, इसको जब इसमें कोरिलेशन वाली क्लास देखेंगे पार्शियल कोरिलेशन वाली, तो उसमें बताया गया था कि दो लोगों के बीच का, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप तीसरे को इग्नोर करते हुए, आप लोगों के लाइफ में अच्छे से घट रहा होगी घटनाएं कि इन्हीं दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कोई तीसरा प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो उसको इग्नोर करते हुए दो लोगों के बीच की अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की हम बातें करें तो वहाँ पर पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं। और जस्ट यही मल्टीपल कोरिलेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी एक वेरिएबल पे, किसी एक व्यक्ति पे, किसी एक विशेष व्यक्ति पे प्रभाव किसका, ढेर सारे वेरिएबल्स का। x1 पर x2 x3 का जो हमारे पास प्रभाव हम अगर मेजर करें तो वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन होता है। ठीक है, इसको स्पष्ट तौर पर थोड़ा समझिएगा कि कोई एक व्यक्ति है, कोई एक विशेष व्यक्ति है आपकी क्लास में और उसमें ढेर सारे लोग अपना प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बउआ बना टहला है, टहलते हुए चला आ रहा, कोई टोपी ऐसे किया हुआ है, कोई बाल यहाँ कटाया हुआ है, कोई डोले सोले बना के आ रहा है। तो मतलब ये हो गया आपके पास कि ढेर सारे लोगों का किसी एक व्यक्ति पे प्रभाव का अगर हम अध्ययन करें तो हमारे पास वहाँ मल्टीपल कोरिलेशन की हम लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर किन्हीं दो लोगों के बीच में उनका सेटअप हो गया है। ठीक है, तो दो लोगों के बीच में हमारे पास जब कोरिलेशन की हम बात करते हैं और तीसरे या अन्य टर्म को, यहाँ पे और भी वेरिएबल होते हैं, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स के केस में जाएंगे तो 3 4 5 इस तरीके से होते हैं, तो इनका सभी का, इन सभी के प्रभाव को इग्नोर किया जाता है यहाँ पे। मतलब जैसे कहा नहीं जाता कि हम तो अपनी मस्ती में ही रहेंगे, दुनियादारी चाहे जो सोचे, दुनिया चाहे जो सोचे, तो वही चीज़ होती है। हीर रांझा वाली जोड़ी है, लैला मजनू वाली, कि हम तो अपना ही काम करेंगे, बाकी दुनिया चाहे जो सोचे। कुछ लोगों की नज़रों में अच्छा होता है, कुछ लोगों की तुलना में नज़रों में गलत होता है। तो वो विचार विमर्श का टॉपिक स्टेटिक्स में नहीं है, वो सामाजिक मुद्दे हैं। आप लोग डिस्कस करिए, जहाँ पे चाय पे चर्चा कीजिए, सिगरेट पे चर्चा कीजिए, दारू पे चर्चा कीजिए, जो भी जहाँ चर्चा करनी हो करिए। लेकिन यहाँ पे हमको जो मैटर डिस्कस करने होते हैं, जो पार्शियल कोरिलेशन का हमारे पास जो मैटर होता है, उसमें ये कहा जाता है कि दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप अन्य सभी को इग्नोर करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोरिलेशन कंट्रोलिंग फॉर अदर वेरिएबल्स का, यहाँ पे नहीं, कोरिलेशन इग्नोरिंग द अदर वेरिएबल्स होना चाहिए। ठीक है, इग्नोरिंग द अदर वेरिएबल्स, ये नहीं, इसमें कोरिलेशन इग्नोरिंग द अदर वेरिएबल्स का ऑप्शन आप लोग चुनिए। ठीक है, क्योंकि पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं होता तब दूसरे को लगा सकते थे। कंट्रोलिंग का मतलब भी वही होता है कि हम दो के बीच में कोरिलेशन की बात कर रहे हैं और अन्य को कंट्रोल तरीके से, मतलब उनको इग्नोर करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है कि इन मल्टीपल रिग्रेशन मल्टी कोलिनियरिटी अकर्स व्हेन। मल्टी कोलिनियरिटी जब भी हमारे पास आती है उस केस में हमारे पास क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं वो हमारे पास हाईली कोरिलेटेड होते हैं। मल्टी कोलिनियरिटी की डिफिनीशन एक कंडीशन ही होती है कि जो हमारे पास मल्टीपल रिलेशन में मल्टी कोलिनियरिटी की जब हम बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो हाईली कोरिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन, आर एक्स वाई का मान यहाँ पर देखेंगे, आर एक्स वाई का मान क्या है, 0.8 है।
फिर आर एक्स जेड का मान क्या है 0.5, ठीक है। एक्स का वाई के साथ रिलेशनशिप और एक्स का जेड के साथ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पूछा है द पार्शियल कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई कंट्रोलिंग फॉर जेड। कंट्रोलिंग फॉर जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स तो कॉमन है दोनों में, वाई और जेड के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये एक पैटर्न होता है जहाँ पर हम कोरिलेशन को पढ़ते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली जहाँ पे कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका यूजीसी नेट का पेपर हो गया या कुछ इस टाइप के जो पेपर होते हैं जहाँ कथन कारण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या दो स्टेटमेंट दिए गए हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उस केस में आपके पास यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली देख लीजिए कि कोरिलेशन घट रहा है तो इसलिए डिक्रीज ही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन। नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन होता ही है। फर्स्ट क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल के स्थान पे अगर क्वार्टाइल डेविएशन लिखा होता तो ये भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सॉरी यार, ठीक है। तो यहाँ पे मीन हमारे पास क्या है, 144 है, और मीडियन क्या है 142 है, और उसके बाद मोड क्या है 174 है EMD है। और अब इस केस में हमारे पास क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर आपको बताया गया था मीन माइनस मीडियन, अगर ये ग्रेटर देन हो मीन माइनस मोड से, तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो मीन माइनस मीडियन यहाँ पे देखेंगे, मीन में से मीडियन घटाएंगे तो 4 आए, सॉरी 2 आएगा, 144 में 42 घटाएंगे 2 आएगा, और यहाँ पे मीन में से इसको घटाएंगे तो ये कुछ समथिंग माइनस में आएगा। क्यों, क्योंकि 144 माइनस 74 होगा 174, और ये 0 हो जाएगा और 30 माइनस 30 आएगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक सेकंड रुक जाइएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें ना होके हम एक तरीके से इसको और देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको करेक्शन कीजिएगा। जो कंडीशन ये होती है ये इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होती है, और ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कीजिएगा। इसके स्थान पे आप लोग यहीं पे देख लीजिए कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन अगर मोड हो, मतलब क्या कि 144 ग्रेटर देन किससे हो 142, और ये ग्रेटर हो 174 से, ये कंडीशन नहीं है, इसलिए हमारा ये थोड़ा सा मतलब उसमें कंडीशंस जो हैं वो गलत थी। जो पिछली कंडीशन हम लिखे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो हमारे पास अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है, एक्चुअली ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मेरे को हुआ तो इसलिए मैं देखा इसका जो तरीका है। तो जो तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ पे ये चीज़ इससे बड़ी नहीं है, मतलब जो हमारे पास कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है वो ये है 144 लेस देन 142 लेस देन 174, ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है।
और जब ये कंडीशन होल्ड करती है मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, तो उस केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड ना होकर निगेटिवली स्क्यूड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष ध्यान में रखिएगा कि जब मीन मीडियन मोड हो, और मीन मीडियन मोड में जब मोड बराबर 3md माइनस 2 टाइम्स मीन लिखा जाता है तो वो हमारा इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। इल डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है वो। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है, इसलिए ऐसा हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0, एसके का मान 0 है, तो द शेप ऑफ द कर्व इज, शेप ऑफ द कर्व क्या होता है फिर, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, शेप ऑफ द कर्व हमारा सिमेट्रिकल होता है। अब इसके बाद, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के केस में पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, लेस देन 0 के केस में निगेटिव स्क्यूनेस होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज दिस, ये कौन सा है, बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, यहाँ पे लिखते थे Q3 माइनस Q2, और यहाँ पर लिखते थे प्लस Q2 माइनस Q1 अपान Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 माइनस Q1। यहाँ पे Q2 और, एक सेकेंड, ऊपर माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, तो ये टर्म हमारे पास आता था। और ये टर्म जब हमारे पास आता है तो इस केस में हम आपको बताया गया था कि इसका मॉड a माइनस बी अपन मॉड a प्लस बी का मान लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। जब इसका सोल्यूशन बताया गया है वहाँ पर लिमिट निकालने का, तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास पूछ रहा है कि हैज़ द लिमिट, तो लिमिट इसके लिए आपको बताया गया था -1 से 1, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, n बराबर 100, एक्सपेक्टेशन ऑफ x 2 है, सिग्मा 4 है, तो वैल्यू ऑफ समेशन x, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x ऐसे लिखेंगे, सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 1/n समेशन x। ठीक है, समेशन i j जो भी यहाँ पे रहे, ये इसका मान क्या है 2, इसका मान है 2, और यहाँ पे n का मान क्या है 1/100 समेशन x बराबर 2 इम्प्लाइज समेशन x बराबर 200। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है समेशन x का मान 200 हो गया। अच्छा, 200 दो जगह ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। अब उसके बाद दूसरा हल करते हैं, समेशन x स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा x स्क्वायर बराबर, इसका मान क्या लिखते थे 1/n समेशन i या समेशन x स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर, x बार का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा x स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/100 समेशन x स्क्वायर माइनस x बार का मान क्या है, यहाँ पे 4 है, सॉरी 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल कर दे रहे हैं, तो समेशन x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 4 चौको 16 और ये 20 हो जाएगा, 20 में 100 से गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, n का मान 100 है और यहाँ पे ये 200 आया, फिर इसके बाद 1/n समेशन x स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर, x बार का मतलब क्या हो गया, यही टर्म हो गया 1/n समेशन xi। है, 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 4 20, 20 में 100 से गुणा होगा। अच्छा, कुछ है आंसर यहाँ पे लग रहा गड़बड़ है, एक सेकंड देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 4 20, सिग्मा x का मान ही तो यहाँ पे दिया गया है ना, सिग्मा x स्क्वायर यहाँ लिखना होता है और यहाँ पे समेशन x स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर 1/n टाइम्स। हाँ ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक करिएगा, ये इसमें ये ऑप्शन आएगा तो फिर ये ऑप्शन होगा, लेकिन एक 0 बढ़ाते हुए। ठीक है, 490 तो आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिलेशनशिप ही आ रही है। ठीक,
मतलब ये कहने का कि जो ऑप्शन आपको एसएससी देगी तो वो सही देगी, हालांकि आंसर कुछ एसएससी के भी गलत हैं 2023 वाले, हम बताएंगे अभी आपको जब उसका सॉल्व करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन एक नॉर्मल पॉइंट होता है एसएससी वालों के लिए। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 10 और ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर है 8, तो नंबर्स आर, तो ए और बी मान लेते हैं 2 नंबर हैं, इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन 2 बराबर क्या है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 20। और उसके बाद क्या है ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। 12 8 20 तो हो रहा, लेकिन ए बी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डायरेक्ट, अब इसमें क्वेश्चन वो ए माइनस बी निकालिए फिर हल करिए, उसमें लंबा होगा, डायरेक्ट इसको ऑप्शन चेक करिए। 14 6 20 ये नहीं होगा, 13 17 नहीं होगा, 12 8 20 तो हो रहा, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 8 96 हो जाएगा, 64 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें ए माइनस बी निकालिए फिर 2 इक्वेशन बनेंगे, हल करिए, वो हाई स्कूल इंटर में आप लोग करते थे, यहाँ पे नहीं करना है, तो ऑप्शन से हल करिए आप लोग। ठीक है, अगला क्या है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 एंड -6, तो ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट या 6 इंटू -6 की पावर 1/2, इसका मान हम लोग अंडर रूट -36 लिखेंगे, ये कैलकुलेट नहीं हो सकता इसलिए नन लिखेंगे इसको। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज दिस एंड फ्रीक्वेंसी दिस, यक्स का मान यहाँ पे क्या है 1 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/n, फ्रीक्वेंसी क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्या कह रहा है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन के लिए एक्स इंटू एफ निकालेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन 1 ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन का मान क्या हो जाएगा, टोटल संख्या 1 + 2 + डॉट डॉट n तक अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी एक्स इंटू एफ और अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा n + 1/2 इसका मान होता है, और इसका क्या हो जाएगा n + 1 और 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 3/2n + 1। यहाँ उल्टा लिख दिया गया है, नहीं ऑप्शन जो है यहाँ पे देख रहे हैं, वैल्यूज हमारे पास क्या है 1 1/2 1/3 1/4। अच्छा, आज क्वेश्चन में आंसर काफ़ी गलत लिखे हैं, और फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे दी गई हैं ये। फिर हम अर्थमेटिक में निकालने के लिए एक्स इंटू एफ का मान निकालते हैं, इसका टोटल जोड़ यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर समेसन 1 अपान यही तो फार्मूला होता है, अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है 1 अपान कैपिटल एन समेसन आई एफ आई एक्स आई, समेसन एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिए 2 आ गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए तो 3 आया, एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 यहाँ हो जाएगा, एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे अर्थमेटिक मीन यहाँ पे निकालना गया, तो ये समेसन इनका जोड़ और यहाँ पे इनके स्क्वायर्स का जोड़, तो इनका जोड़ n + 1/2 होता है, n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3 2n + 1, ये ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा इसमें कुछ कट गया है, मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एनालाइजेस, तो जो भी यहाँ पे रहा हो जो भी मतलब कुछ मिसप्रिंट है इसमें, तो क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं कि मेजर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एनालाइज, एनालाइज क्या करता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स,
द रिलेशनशिप बिटवीन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगोरिकल डेटा, यही होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी पीछे आया था। अब उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, नहीं ये गलत होगा, मेजर ऑफ डिपेंडेंसी बिटवीन कैटेगोरिकल डेटा, और फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ हाइपोथेसिस, ये नहीं होगा, ये कैटेगोरिकल डेटा की बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच मेजर इज स्पेशली यूज टू स्टडी द एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पियर्सन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट ये होगा नहीं, यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन की हम बात करते हैं, ये कोफिशिएंट यूल्स कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन जिसको कहते हैं, दो चीज़ें हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स थियरी में, रिग्रेशन स्लोप और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये नहीं यूज होता। अगला क्वेश्चन है कि यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन रेंजेस, यूल्स ये फिर से शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्यू ए बी का मान -1 से 1 होगा। फिर उसके बाद द यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज 1 होना चाहिए था, 111 नहीं, तो ये इट इंडिकेट्स परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, ठीक है, ये 3 बार 1 नहीं होगा, ये केवल 1 होगा, ठीक। टाइपिंग में काफ़ी आज मिसप्रिंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट द एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में कौन सा टूल यूज होता है, एक कंटीजेंसी टेबल होती है, कुछ इस तरीके से आपको बनाया जाता है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यहाँ होगा, फिर उसका यहाँ पे दूसरा एट्रीब्यूट होगा, फिर यहाँ पे एक निगेटिव, उसका इसका निगेटिव होगा, इसका निगेटिव होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर, यहाँ कुछ नंबर, इस तरीके से होता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग अगर लिखते हैं तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये ए स्मॉल ए होता है और ये बी और स्मॉल बी होता है, क्योंकि ए और स्मॉल ए का कोई कॉम्बिनेशन जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, जिसको हम एट्रीब्यूट्स थियरी में एक स्पेशल नाम दिए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा कि जो हमारा एट्रीब्यूट्स ये था ए, उसका प्रेजेंस और उसका एब्सेंस, इसका क्या नाम था, विशेष नाम था इसका एक, ठीक है। अगर विशेष नाम आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एट्रीब्यूट्स थियरी आपको अच्छे से पढ़ी गई है, ठीक है। अगला है कि n इज द कॉन्टीजेंसी टेबल, n ए कॉन्टीजेंसी टेबल, द टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई, तो टोटल, यार क्या आज टाइप किया हो दोस्त, ए कॉन्टीजेंसी टेबल द टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई, यहाँ पे इन होना चाहिए था, फिर इन ए कॉन्टीजेंसी टेबल द टोटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाई, तो n से डिनोट की जाती है उसको, ठीक है, ये भी करेक्ट कीजिएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे द काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड, काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे यूज होता है कि टू टेस्ट द एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थियरी में जब हमारी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से काई स्क्वायर टेस्ट का हम यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट को एक टेस्ट और भी कहा जाता है कि गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट वहीं पे यूज होता है जहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट्स थियरी की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर, ए लार्ज काई स्क्वायर वैल्यू इंडिकेट्स, जब काई स्क्वायर वैल्यू हमारी अधिक हो जाए, अधिक हो जाए का मतलब क्या है कि जो हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट का मान आ रहा है, काई स्क्वायर टेस्ट देखेंगे तो उसमें हमने बताया भी है पेपर वाले सिलेबस में या सब्जेक्टिव जो चीज़ें हैं, काई स्क्वायर टेस्ट में यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, काई स्क्वायर विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये टेबुलेटेड मान होता है, कैलकुलेटेड मान कुछ हम कैलकुलेट करते हैं स्टेटिस्टिक्स से, अगर उसका मान अपर हो, ज़्यादा उसका मान हो, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रांग एसोसिएशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप देखेंगे, अभी जस्ट एक क्वेश्चन नहीं देखा था जिसमें आर का मान 0.9 था नेगेटिव में, तो हमने कहा था स्ट्रांग नेगेटिव रिलेशनशिप वहाँ पे है, उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे उसका मान जितना अधिक होगा उतना ही स्ट्रांग एसोसिएशन होगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ए कॉन्टीजेंसी टेबल विथ आर रो एंड सी कॉलम, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की जब बात हम करते हैं
तो आर माइनस, जब अभी हमारे पास कॉन्टिजेंसी टेबल में हम आर कॉलम और सी, आर रो और सी कॉलम की यहाँ पे बात हो रही है, तो उस केस में हमारे पास जो कॉन्टिजेंसी टेबल का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो आर माइनस वन इंटू सी माइनस वन होता है। ठीक है, यही जो 1/2 क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कर रहा रो और सी कॉलम वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम यही होता है। ठीक, आगे यहाँ पे द मेजर ऑफ एसोसिएशन फॉर ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा के लिए किसका हम यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रैंक कोरिलेशन का हम यूज करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा की बात हो रही ना, तो ऑर्डिनल डेटा में हम इसी का यूज करेंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाई कोफिशिएंट यूज्ड फॉर? जो हमारा फाई कोफिशिएंट होता है वो एसोसिएशन बिटवीन टू बाइनरी वेरिएबल्स के बीच की बात करता है। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के इसलिए डाला है कि इस तरीके से बाइनरी जो हमारे पास एसोसिएशन होता है, बाइनरी जो डिजिट्स होती हैं 0101 का जो रिलेशनशिप हमारे पास एग्जिस्ट करता है, उनमें अगर हमें कोरिलेशन निकालना हो या कुछ रिलेशनशिप निकालना हो तो उसको फाई कोफिशिएंट यहाँ पे कहा जाता है। ये बाइनरी वेरिएबल्स के लिए होता है, मेजरिंग द एसोसिएशन बिटवीन टू बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्रैमर्स वी इज एसोसिएशन मेजर बेस्ड ऑन, तो ये किस पर बेस्ड होता है? ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट द कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज, इंडिपेंडेंट के केस में एसोसिएशन हमारा 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, विच मेजर ऑफ एसोसिएशन इज यूज्ड टू यूज्ड इन मार्केट बास्केट एनालिसिस? तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखिए, पाई तो अभी बताया बाइनरी वेरिएबल के लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद काई स्क्वायर का बताया था कि गुडनेस ऑफ द फिट टेस्ट में एसोसिएशन में एट्रीब्यूट थियरी में यूज होता है, यूल्स कोफिशिएंट एट्रीब्यूट थियरी में यूज होता है, तो एक ही बचा, लिफ्ट रेशियो। ठीक है, मार्केट बास्केट एनालिसिस में लिफ्ट रेशियो का रोल होता है या मेजर होता है, एक मेजरमेंट होता है। ए मेजर ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स टू, मेजर ऑफ एसोसिएशन कहाँ पे हेल्प करता है आपका? तो आप देखेंगे इसमें, तो आपके पास यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने के काम आता है ये। अब इसके बाद यहाँ पे टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ, तो यहाँ पे ये केस होना चाहिए। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि ए और बी, जो चीज यहाँ पे आपको वहाँ पे एट्रीब्यूट थ्योरी में बताया भी गया है कि जब हमारे पास जो बदल रहा है, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, वही यहाँ पे नीचे आए तो इक्वेशन सही होता है। जैसे यही इक्वेशन यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता था, ए बी अपान ए, और इसको लिख सकता है, बी को कांस्टेंट कर देता, यहाँ पे अल्फा कर देता, यहाँ पे अल्फा हो जाता, तब भी ये इसी का मतलब इंडिपेंडेंस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो अगला ऑप्शन अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी दे दे तो वो भी ऑप्शन यही सही होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा यही वाला होगा। जो चेंज हो रहा है वही डिवीजन में या डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स थियरी में आप लोग जाके उसके क्वेश्चन को पढ़िएगा, और बाकी ये 50 क्वेश्चंस की आपकी श्रृंखला थी, और ये क्वेश्चंस की श्रृंखला ख़त्म होती है, और अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा, अगला जो सेट होगा उसको फिर से सॉल्व कराया जाएगा किसी अगले संडे को। और अभी जस्ट मतलब आज ही हम रिकॉर्डेड क्लास अभी अपलोड कर रहे हैं 2023 बैच का, जो मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए लाइव क्लास की संभावना कम है। तो इसके बाद जब हम अगले संडे को सॉल्व करवाएंगे पेपर, या जो 2022 का पेपर जब हम सॉल्व कराएंगे, बैक डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, 23, 22, 21, 20 इस तरीके से चलेंगे। तो जब हम 21 का पेपर सॉल्व कराएंगे तो उसमें हम लाइव आएंगे, और उसमें जो भी आपका डाउट क्लियरिंग की बातें रहेंगी, वो डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपका उसी के साथ रहेगा। तो जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप लोग उस क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।